हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर की आज मुझे लगता है अंतिम क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम पूरा कर लेंगे इसको। अब तक हम इसमें जो डोबेराइनर का त्रिक है, न्यूलैंड का अष्टक है, या फिर हम बात कर लें हम मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसका जो वर्णन है वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आधुनिक आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी जो आपकी बुक में दी गई है, एक बड़ी सी सारणी जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यही क्या है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। इसे आप देख सकते हैं। आज इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस सारणी में क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण है वो किया है, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण है वो किया था, देख लीजिए, हेनरी मोजले के नाम से भी इसको ज़्यादातर कहते हैं। मोजले की आवर्त सारणी या हेनरी मोजले इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपना जो आविष्कार है, कह सकते हैं, सारणी प्रस्तुत की थी 1913 के अंदर। इन्होंने अपनी सारणी प्रस्तुत कर दी थी। इन्होंने अपनी सारणी को बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किया था, बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं, हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो पीछे के जो सभी वैज्ञानिक थे, हमने पढ़ा था कि पीछे के जो जितने भी वैज्ञानिक थे वो लोग क्या करते थे, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को लेकर के चल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा परमाणु द्रव्यमान की जगह आप ले लो परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान की जगह आप किसको लो, परमाणु संख्या को लो। और यह क्या होगा, एक बहुत ही अच्छी या क्या आधारभूत गुणधर्म हो सकता है परमाणु संख्या। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग। मैं बता चुका हूँ, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। और उसकी परमाणु संख्या जितनी होती है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सब कुछ अच्छे से बता चुका हूँ मैं पिछले की क्लासों में, अभी भी बता देता हूँ। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने क्या कहा, आधुनिक आवर्त नियम रखा। इन्होंने क्या कहा, गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ये चीज़ है ना जो इनका नियम है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए। अगर परिभाषा पूछी जाती है, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कोई बदलाव कर दे, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आप बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव होने पर क्या हो जाएगा, यह गलत मानी जा सकती है। और पर जो हमारे कौन थे, मेंडलीफ थे। मेंडलीफ ने भी एक प्रकार की परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। क्या कहा था, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का है। किसने, हमारे मोजले ने। लेकिन क्या कहा था, जो हमारा कौन था, वो पीछे हमने पढ़ा है जिस प्रकार से मेंडलीफ, तो उसने क्या कहा था, मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। लेकिन आपको ये लाइन H2S याद होनी चाहिए, परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम यह है कि तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इसमें बिल्कुल एक शब्द आप ऐड नहीं कर सकते, एक भी शब्द निकाल नहीं सकते। ऐसा सेम टू सेम आपको ये एक परिभाषा है, अच्छे से दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से लिखी होनी चाहिए, अच्छे से बिना किसी चेंजेस के आप इसमें लिखेंगे। मोजले के इस नियमानुसार तत्वों का वर्गीकरण करने पर हमें आधुनिक आवर्त सारणी प्राप्त होती है। इस नियम के अनुसार हमने किस नियम के अनुसार, परमाणु संख्या का आवर्त फलन लिया। परमाणु संख्या के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो क्या बात करते हैं, हमें क्या प्राप्त होती है, हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर कुछ विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब हमने क्या किया था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, उस समय तक 63 तत्वों की खोज हुई थी। कितने तत्व खोजे गए थे, 63 तत्व खोजे गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या रखे थे, 8 स्तंभ रखे थे, 8 स्तंभ रखे थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मोजले हैं, इन्होंने 18 स्तंभ रखे हैं। 8 स्तंभ थे किसके हमारे पास पहले, लेकिन अब किसके हैं, 18 स्तंभ हो चुके हैं। मेंडलीफ ने 8 स्तंभ रखे थे, मोजले ने 18 स्तंभ कर दिए हैं, जिसे समूह कहते हैं। जो क्या है, स्तंभ, खड़े हुई जो रेखाएं हैं, जो खड़े हुए आपको दिखाई दे रही हैं रेखाएं, है लीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इस ट्रिक से भी याद करते हैं, वो बाद में आपके 11वीं में काम आने वाली है, वहाँ पर पढ़ाएंगे। एक स्पेशल क्लास में बना दूंगा मैं आपको आवर्त सारणी याद
याद करने के लिए वो आपको अच्छे से मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ इस क्लास के बाद। एक आवर्त सारणी याद कराने के लिए आपको ट्रिक दे दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसमें समूह कहते हैं, और क्या है इसमें क्या है 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं आवर्त। 7 तो इसमें क्या है आवर्त है, और 18 क्या है समूह हैं, वर्ग हैं। तो अब देखिए क्या है कहते हैं, किसी भी, अब इसी विशेषताएं की बात करें, किसी भी विशिष्ट समूह की तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों की संयोजकता होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या घटती रहती है। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं पहले ये जान लीजिए। जो शब्द है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अब देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सिंबल कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी मैं इलेक्ट्रॉन लिखूंगा इसी प्रकार से लिखने वाला हूँ पूरे अभी क्लास में। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जैसे हम बात कर लेते हैं, किसी भी तत्व को ले लें, लिथियम को ले लेते हैं हम यहाँ पर। लिथियम को लिया, लिथियम के कितने परमाणु क्रमांक होता है? 3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखिए क्या कहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भरिए नाभिक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो दूसरा क्या है कक्षक है हमारा, क्या है दूसरा कक्षक है, उसे क्या कहते हैं? यही क्या है समूह है, या कह सकते हैं समूह है या कक्षक। तो इसमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, तो लिथियम की संयोजकता कितनी होगी? 1 संयोजकता हो गई। यहाँ पर संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। लिथियम की 1 संयोजकता है, तो जिस बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जिस कक्षक के द्वारा इस संयोजकता दर्शाई जा रही है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कक्षक ये रहा। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। विशिष्ट समूह ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? समूह की बात कर रहे हैं। तो पहले समूह की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण के रूप में ले लेते हैं हम, पहला ही समूह ले लेते हैं, है लेना की रब से फरियाद। क्या है लेना की रब से फरियाद। ये इस प्रकार की कुछ ट्रिक है, इसे अब मैं समझा दूंगा अलग से कक्षा लेकर के, और सारणी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो है से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। लिथियम 3 नंबर पे। सोडियम 11 नंबर पे। इसी प्रकार से आपको यहाँ तक याद होना चाहिए। पोटेशियम 19 नंबर पे। इतने रख लेते हैं, नीचे को छोड़ देते हैं। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। 37 नंबर पर आएगा, 55 नंबर पे आएगा, और ये आता है अपना 87 नंबर पे, 87। ये आते हैं इतने नंबर पे। अब देखिए हाइड्रोजन का कक्षक भर के देखते हैं। तो 1 होता है, तो संयोजकता कक्षक कौन सा आ गया? 1। तो संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। उसी प्रकार से हम लिथियम को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लिथियम को ले लेते हैं। लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कक्षक में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, और दूसरे में 1। तो पहला जो कक्षक है वो K हो गया, फिर L, M, N, O, P, Q, R, इस प्रकार से चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से इसके कक्षक हो गए। ये जो कक्षक बना रहे हैं ना, हम कक्षाएं बना रहे हैं, K, L, M, N, इस प्रकार से इनका नामकरण वो किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, K में है, लेकिन लिथियम आया तो साथ में क्या आ गया? अब इसके इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1 थे, 2 1 आ गया तो K, और उसके साथ में क्या आ गया? L आ गया। साथ में क्या आ गया? L आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सोडियम ले लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। K, L, M। K में 2 आ गए, L में कितने आते हैं? 8। M में देखिए 2 और 8 10, पीछे कितना बचा? 1। तो इस प्रकार से यही क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पूरे के पूरे कक्षक में क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए K कोष था, फिर L आया, इसमें M आ गया, यहाँ पे नीचे जाएंगे N आ जाएगा, O आ जाएगा, P आ जाएगा, Q आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे कक्षक हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहला इसका गुण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विशेषताएँ, पहली विशेषता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दूसरी विशेषता के बारे में। हमें दूसरी विशेषता क्या कहती है? दूसरी विशेषता कह रही है किसी आवर्त में क्या है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इस तरफ से उस तरफ, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इकाई वृद्धि होती है। इकाई का मतलब यहाँ पे है 1। कितनी वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि होती है। वह परमाणु संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। परमाणु संख्या में भी 1 की क्या होती है? वृद्धि। तो देखिए हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए कि हमने क्या लिया, हम बात कर लेते हैं लिथियम से।
लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कुछ जगह छोड़ देते हैं बोरॉन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से तत्व आते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक और रहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, ये कुछ एक स्थान छोड़े गए हैं क्या कहते हैं सरलता के लिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये आगे चले जाते हैं। अब देखिए ये अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद देखिए 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, जैसे जैसे एक परमाणु आगे जा रहे हैं क्या कह रहे हैं कि परमाणु संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है, परमाणु संख्या में क्या हो रही है, इकाई वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम में देखिए किस प्रकार से जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो 2 यहाँ पे आगे और एक बाहर के कक्षक में आ गए। अब बेरिलियम पे चलते हैं, तो बेरिलियम में देखिए 2 तो आ गए यहाँ पे, और बाहर जाने पर भी कितने आ गए, 2, 4 हो गए। संयोजकता परमाणु संख्या कितनी है, 4। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से जो इसकी क्या होते हैं बाह्य परमाणु इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, फिर 3, 4, 5, इस प्रकार से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसकी अंतिम विशेषता के बारे में जो अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। 2n² ये सूत्र है, किसने दिया था, निल्स बोर ने, निल्स बोर ने इस सूत्र को दिया था। निल्स बोर क्या थे, जो हम कह सकते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने हमें दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। तो उसके जो असिस्टेंट थे हेनरी मोजले, किसके असिस्टेंट थे, निल्स बोर के असिस्टेंट थे हेनरी मोजले। तो ये हम अच्छे समझ सकते हैं। इनकी कहानी भी कुछ इंटरेस्टिंग है, कभी अगर समय मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, मतलब कह सकते हैं कि दुखों में रह कर के इन्होंने इतना, इनकी उम्र थी लगभग 28 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो अगर इतने महान वैज्ञानिक इतने से समय में इतनी अच्छी सारणी प्रस्तुत करते तो ज़्यादा जीते तो कुछ कर देते। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। किसी कोश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। तो ये तो हमें पता ही है, देख अच्छे से पता है। देख लीजिए लिथियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, K में भरेंगे। इसी प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, हमें पता करना है कि चौथा कोश कौन सा कोश, के LMN, N में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो लिखो 2, 4 की होल स्क्वायर, 2 × 4 चौके 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कौन से कक्षक में, के कक्षक में, N कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी कक्षक के कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसकी संख्या आप आसानी से ज्ञात वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे जो गुण हैं उसके बारे में। तो इसका पहला पढ़ रहे हैं हम परमाणु आकार। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, परमाणु का आकार कैसा होता है। तो परमाणु आकार में हम देखने वाले हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार, पहले हम पढ़ चुके हैं कि संयोजकता पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे संयोजकता बढ़ती जाती है, उसके से हमने पढ़ा था कि एक जो अगर क्या है वर्ग है तो संयोजकता समान रहेगी, लेकिन आवर्त में जैसे आगे जाने पर संयोजकता वह बढ़ती जाती है। अब देख लेते हैं आकार के बारे में। तो आकार क्या कहता है, परमाणु आकार से त्रिज्या का पता चल जाता है। सबसे पहले जो परमाणु आकार है, परमाणु की त्रिज्या का पता चल जाएगा। आकार इस प्रकार से आपको एक गोले के समान दिखाई देता है। परमाणु का आकार कैसा दिखाई देता है, हमें एक गोले के समान, लेकिन यह वास्तव में क्या 3D संरचना होती है। यहाँ से भी देखो ऐसा, यहाँ से भी ऐसा, यहाँ से भी ऐसा, या इस प्रकार की क्या होती है 3D संरचना होती है। तो क्या होता है, परमाणु के आकार की त्रिज्या का पता चल जाता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। तो परमाणु साइज क्या होता है, जब उसका केंद्र है, यहाँ पे देखिए जैसे ये परमाणु है उसका कोई केंद्र है, अब इसके बाहर कितने भी कोश हैं, कितने भी कोश हैं, तो क्या करेगा, कोश होगा जो वह क्या करेगा, केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के जो बाहरी कोश है उसकी बीच की दूरी है उसी क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। और ये इसका जो साइज है उसी को क्या कौन दिखाता है, यह त्रिज्या ही किसको दर्शा रही है, इसके साइज को दर्शा रही है कि किस प्रकार से यह साइज होता है, किस प्रकार यह दर्शाता है, किस प्रकार यह कार्य है वो करता है।
तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। कुछ के साइज देख लेते हैं। हाइड्रोजन की त्रिज्या आर, जो आप गणित में पढ़ते हैं, त्रिज्या 37 पीएम। पीएम यहाँ पर पिकोमीटर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीएम किसको दर्शाता है, पिकोमीटर को, पिकोमीटर, पिकोमीटर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर, मीटर का आप 1 मीटर लीजिए, उसके क्या कितने टुकड़े कर दीजिए आप देखिए, 10⁻⁻12, एक क्या कितने जीरो लगाने, 12, उतना छोटा कर दीजिए उसको, कितना छोटा भाग हो जाएगा। आप सोच के देखिए 1 मीटर का इतना भाग, एक मीटर का इतना नंबर भाग होगा, वह कितना होगा, एक सूक्ष्म ही होगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा इतना हो जाता है। तो ये माइनस लग रहा है, ऐसा मत सोचिए कि माइनस, दूरी कभी भी हम माइनस में नहीं माप सकते। अगर हम बात करें किसी भी जीवाणु है, जैसे नहीं देख नहीं सकते ना हम, लेकिन उसकी भी कुछ लंबाई तो होती है, वो किस में मापेंगे, उसके लिए भी कुछ आंकड़े का उपयोग किया जाता है, तो वो माइनस में नहीं हो सकती है। उसकी क्या है, साइज है, वो माइनस में कभी नहीं हो सकता परमाणु का। तो ये क्या 10⁻⁻12 मीटर के बराबर क्या होता है, एक पिकोमीटर है वो होता है। अब मुझे लगता है आपको जो पहला गुण है आकार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए बाद में क्या कह रहे हैं, उसके बाद हमें कहता है कि हम कह सकते हैं एक परमाणु के केंद्र में बाहरी कोश की दूरी परमाणु साइज को दर्शाती है, या हाइड्रोजन की त्रिज्या इस प्रकार से होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके दूसरे गुण के बारे में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, त्रिज्या घटती है। तो हम देख रहे थे क्यों घटती है, त्रिज्या क्यों घटती है, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बाएं से दाएं जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या लिया है, बेरिलियम लिया है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। 5 बोरॉन, कार्बन 6, 7, 5, 6, 7। जैसे जैसे इधर से क्या जाएंगे, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या कैसे घट जाएगी, ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। पहले कोष में 2 हो गई, दूसरे कोष में 4, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 4। इलेक्ट्रॉन 4 है, प्रोटॉन भी क्या है, 4 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 4 है। तो यहाँ पे देखिए अब बोरॉन, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। उसी प्रकार दूसरे में कितने आ गए, 3। यहाँ पे देख लीजिए पहले कोष में 2 है, दूसरे में 4। उसी प्रकार से पहले कोष में 2 है, दूसरे में 5। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जो हमारा नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं। तो इसमें इतने प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे इसमें 7 मान लो, इसमें 6 प्रोटॉन हैं, इसमें 5 प्रोटॉन हैं, इसमें 4 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के समान होती है। हमेशा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। इलेक्ट्रॉन जितनी परमाणु क्रमांक होता है उतने ही होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या वो ऊपर नीचे हो सकती है। उसी के कैलकुलेशन से परमाणु द्रव्यमान में थोड़ा बहुत अंतर है वो आ जाता है, डबल नहीं होता, छोटा मोटा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझते हैं पहले अच्छे से। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की तरफ खींचता है। नाभिक में आवेश से बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की तरफ खींचता है, इससे परमाणु का साइज घटता जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले, इससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या आता है, लिथियम। लिथियम आता है अपना, लिथियम। लिथियम का परमाणु किस प्रकार से होता है। अब देखिए नाभिक है, इसमें कितनी प्रोटॉन उपस्थित हैं, 3। जब 3 प्रोटॉन, ये कक्षक तो एक समान है ना, सारे कक्षाएं सभी क्या है, समान है। एक जितनी कक्षाएं, ऐसा तो नहीं है एक की कक्षा बड़ी है एक की छोटी। यहाँ पे बोर्ड में हो सकता है आपको बड़ी छोटी लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी की कक्षाएं क्या होती है, बाहरी कक्षा हमेशा समान दूरी पर होती हैं। तो अब ये देखिए, अब इसमें नाभिक है वो कितना बल लगा पाएगा, नाभिक मान ले प्रोटॉन आपका कितना बल लगाएगा, कम बल लगा पाएगा, क्योंकि कितने प्रोटॉन है, 3 ही प्रोटॉन उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे 4 प्रोटॉन हो गए, 5, 6। अब एक तो नाभिक के पास 1 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, एक में 7 प्रोटॉन है, तो अधिक बल कौन सा लगाएगा, 7 प्रोटॉन वाला अधिक बल लगाएगा। अब जब 7 प्रोटॉन वाला अधिक बल लगाएगा तो ये क्या करेगा, उसको थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इस बाहर वाले कक्षक को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा, खींच लेगा। अब यहाँ पे एक और बात देख लीजिएगा, आपने सोचा है कि 7, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 क्या है, प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन काम कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन खींच रहा होगा रस्सी से, जैसे कुछ कैसे भी खींच रहा हो। तो ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखें, क्या देखें, इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके ऊपर पूरे के पूरे 6 प्रोटॉन,
अपना बल लगा रहे हैं, इस अकेले इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को भी 6 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर समान बल लगाते हैं सभी के सभी प्रोटॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर समान बल लगाते हैं सभी के सभी प्रोटॉन। मुझे लगता है यह भी गुण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किस कारण से जो है हमारी परमाणु का साइज है वो घटता चला जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं लेकिन परमाणु का साइज घट जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले गुण के बारे में। अगला गुण क्या कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, अब समूह में क्या हो रहा है, वर्ग में क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब आवर्त में पहले हम बाएं से दाएं गए थे, अब समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सभी तत्व आते हैं। तो लिथियम का परमाणु का साइज होता है 152 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर, पोटेशियम का 262 पिकोमीटर। ऐसा अब क्यों होता है, तो अब ये यहाँ पे समझते हैं। पहले देखिए लिथियम लेते हैं। लिथियम ये नाभिक है, नाभिक के बाहर कितने नंबर पे आता है, लिथियम आता है अपना 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से बनेंगे इसके कक्षाएं। वहीं सोडियम है तो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो 11 नंबर को भरने के लिए इसके कितने कक्षक चाहिए, 2 चाहिए। देखिए 2, 8 और 1। इसी प्रकार से पोटेशियम को देख लेते हैं, 2, 8, 8, 1। कितने नंबर पे आता है पोटेशियम, 19 नंबर पे आता है। 10, 18 और 1, 19। तो इसका किस प्रकार बनानी पड़ेगी, हमें कितनी कक्षाएं बनानी पड़ेगी, 4 कक्षाएं बनानी पड़ेगी, KLMN। तो इस प्रकार से क्या कहता है कि परमाणु का आकार बड़ा, अब कितना भी चाहे प्रेशर लगा ले, इस बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है सभी के, तो कितना भी प्रेशर लगा ले इस जितना साइज नहीं हो जाएगा ना, इस जितना साइज नहीं होगा, बड़ा होगा इससे साइज। क्यों, क्योंकि इसमें कक्षक ही ज़्यादा आ गए। जब कक्षक ही ज़्यादा आ गए तो बड़ा तो होना ही होना है, असाधारण सी बात है। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहता है आगे। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। नीचे जाने पर देखिए लिथियम में 2 कोष थे, यहाँ पर 3 कोष हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। जैसे हम और नीचे जाएंगे, रुबेडियम, स्कैंडियम, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, और कोष है वो जुड़ते जाएंगे, KLMNOP, इस प्रकार से कोष जुड़ते जाएंगे। तो इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी क्या है, बढ़ रही है। वह इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे नाभिक का आवेश तो बढ़ रहा है, यहाँ पे नाभिक में कितना आवेश था, 3 नंबर पे आता है, 3 प्रोटॉन थे। लेकिन सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसमें 11 प्रोटॉन भी प्रेशर लगा रहे हैं ना, 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे 19 प्रोटॉन खींच रहे हैं। लेकिन क्या होता है, यह क्या करेगा, अब जैसे इसका कक्षाएं तो बड़ी है, अगर कक्षाएं ही बड़ी है तो यह खींचेगा कैसे, छोटा तो नहीं कर सकता उतना साइज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समूह में अब इसके ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ने के कारण भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। इसके गुण हैं, कह सकते हैं, इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। परमाणु का आकार है या इस परमाणु साइज भी मान लीजिए, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। आपको इसको समझने में जो कोई भी परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं धात्विक व अधात्विक गुणधर्मों के बारे में। सारणी में धात्विक अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं, इसका वर्गीकरण पहले ही किया जा चुका था। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से। तो हम और सारणी में देख सकते हैं, पहले आप सारणी में देख लीजिए कि किस प्रकार से बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर क्या हो रहा है। बाईं तरफ में सभी धातुओं को रखा गया है, दाईं तरफ में अधातुओं को रखा गया है। बाईं तरफ में धातुएं रखी है और दाईं तरफ में अधातु रखी गई है। तो ये बीच में जो दिखाई दे रही है आपको अलग से पट्टी के द्वारा दर्शाई गई है, अलग कलर द्वारा दर्शाई गई है, ये उपधातुएं हैं आपकी, ठीक है। उपधातुएं धातु या धातु दोनों के गुण रखती है, इस कारण से ना उपधातु कहा जाता है। तो चलिए आप देखते हैं, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो धातुएं बाईं व अधातुएं दाईं तरफ रखी गई है। धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हमारी धातुएं हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, ये क्या होते हैं, अधातुएं होती है। तो इन्हें अलग अलग सारणी में व्यवस्थित किया गया है, अलग साइड में इनको स्थान है वो दिया गया है। बीच में कुछ तत्व आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, उपधातु होती है। तो सिलिकॉन ये क्या होती है, इस प्रकार की उपधातु होती है। जैसे कि आपने सोलर लाइट देखी होगी,
उम्मीद है सभी ने सोलर लाइट के लिए जो पैनल के लिए जो प्लेट बनाई जाती है उसको देखा हुआ। उसमें किसका उपयोग हो जाता है? सिलिकॉन का उपयोग हो जाता है। ये इस प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि धातुओं में तो विद्युत का चलन होता है लेकिन अधातुओं में विद्युत का चलन नहीं होता। लेकिन ये सिलिकॉन इस प्रकार से है कि अगर इसको आपको सीधा सिलिकॉन पड़ा है कहीं पे, आपने उसमें लाइट छोड़ दी, करंट डाल दिया, तो वो विद्युत का चलन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करते हुए धातुओं को भी पीछे छोड़ देगा, धातुओं से भी अच्छा विद्युत का चलन करने लग जाता है सिलिकॉन। तो इसलिए सिलिकॉन का उपयोग है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भविष्य इसी में है क्योंकि जो कोयला वगैरह है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाले हैं, तो सिलिकॉन का उपयोग है वो किया जाएगा। तो सोलर लाइट वगैरह लगाने में, सोलर पैनल को तैयार करने में अत्यधिक मात्रा में सिलिकॉन जो उप धातु है इसी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से देख लीजिए हमारे पास क्या है, एक और बात आपको बता देते हैं हम। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन वैली होती है। ये सिलिकॉन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारी ज़िंदगी में, ये भी आप जानकारी वो अच्छे से प्राप्त कर लीजिएगा। तो अब देखिए और क्या कहता है, मध्य में जो धातु तत्व उपस्थित है वो तो उप धातु होते हैं। मध्य में जो तत्व उपस्थित है उन्हें क्या कहते हैं? उप धातु कहते हैं। धातु व अधातु के बीच कुछ तत्वों को रखा गया है, वे सभी उप धातु हैं। इन उप धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? धातु व अधातु दोनों के गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य यह करते हैं। उसके बाद देखिए बीच में क्या एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है। क्या करती है? धातु को अधातु से अलग करती है। उप धातु इस रेखा पर आते हैं, कुछ उप धातुएं यहाँ पर दर्शाई गई है, ये कुछ उप धातुएं हैं। अब देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं धातु की। तो क्या करते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो आवर्त सारणी में कुछ है उप धातुओं को अलग से रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें रखा गया है। ये दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उप धातु कहते हैं। दोनों के गुण प्रदर्शित करने के कारण इन्हें न धातु कह सकते हैं न अधातु कह सकते हैं, इन्हें कहते हैं उप धातु। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक धातु के ऊपर। अब कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जो धातुएं होती है वे क्या करते हैं? ये विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? विद्युत धनात्मक। ये आपको लिखना नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, लिखना नहीं है। लिखने के लिए इस वीडियो के जैसे टॉपिक खत्म होता है अंत में मैं आपके लिए स्लाइड लगा दूंगा, उससे अच्छे से लिखिएगा। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, लिखने का काम बाद में करेंगे, अभी समझना है सिर्फ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, धातु होते हैं वह क्या होते हैं? ये विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात धन बनाते समय में क्या करते हैं? धन बनाते समय इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। आपने सुना, मैं पहले बता चुका हूँ, धातुएं क्या करती है? उनमें इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। जैसे हमने देखा था सोडियम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो कहता है ले लो इलेक्ट्रॉन कोई भी, जल्दी से मेरे से निकालो, मैं अपना क्या करूँ, बाहर का कोष भरूँ और स्थायी हो जाऊँ। उसी प्रकार से जो अधातुएं होती है वो क्या कहती है? हम इलेक्ट्रॉन दे दो, जितने चाहे उतने दे सकते हैं, मतलब जितने उनमें कोशिश हो सकता है उतने ले लेती है। इस प्रकार से धातुएं हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो क्या होता है? धनात्मक होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आप अपने दैनिक जीवन से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किसी ने किसी से पैसे लिए तो लेने वाले पर क्या हो गया? ऋण आ गया। क्या कहते हैं? ऋण लिया है, मैंने कहते हैं ऋण लिया है। तो लेने वाले ने लिया है पैसा तो ऋण लिया है, तो वो क्या है? ऋणायन है। जिसने दिया है वो धनायन है, तभी तो वो पैसे दे पाएगा। धनायन है, अमीर है, कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है? बहुत अमीर होती है, वो बांटती है पैसे। और जो अधातुएं होती है वो बेचारी गरीब होती है, वो क्या कहती है? हमें दे दो, हमें दे दो, कोई तो दो। तो अधातुएं, इससे समझ सकते हो कि धातुएं अमीर होती है, अधातुएं गरीब होती है। एक प्रकार से उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा इस बात को। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करते हैं धातुएं, और क्या करती है? इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ से जाना है? बाएं से दाएं जाना है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्मों में कमी आती है। अब धात्विक गुणधर्मों में कमी क्यों आती है? अगर किसी भी कक्षक में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से नाभिक निकालने देगा। नाभिक क्या कहेगा? चलो चला जा। जैसे यहाँ पे दो हुए, थोड़ा सा पकड़ेगा ना, एक निकलेगा, थोड़ा कहेगा अरे थोड़ा प्रेशर बनाते। इसी प्रकार से अगर चार इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो निकलने देगा? ये नहीं निकलने देगा ना। तो इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इसके धात्विक गुणों में क्या होती है? एक कमी आती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में कमी आ जाती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर ज़्यादा पकड़ेगा, कहेगा अब मैं अब नहीं जाने देना, अब मैं पकड़ के रखूँगा तेरे को। जैसे दूसरा निकला फिर और ज़्यादा तक मजबूती से पकड़ लेगा। इसी कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में क्या आ जाती है? एक कमी आ जाती है। उसके बाद देखिए
क्या कहता है, उसके बाद कहता है ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण धर्मों में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण धर्मों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ऐसा क्या होता है कि धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि जो संयोजकता कोष पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी नाभिक का आवेश होता है वह घटता जाता है। क्या हो जाता है, घटता जाता है, जिसके कारण सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूर होता जाता है। अब देखिए नीचे से हम बात कर लें, नीचे से जैसे ऊपर आएंगे तो जो कोष है वो क्या होंगे, घटते जाएंगे। पहले कितने कोष थे, 4 कोष थे किसी में, जैसे ये ऊपर बढ़े तो 3 रह गए, जैसे ही उससे ऊपर वाले में जाएंगे तो 2 कोष रह जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या इसमें, किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी वजह आसान रहेगा, क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा। तो अब इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूर होता चला जाता है ऊपर से नीचे जाने पर। अब यहाँ पे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के पास है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पे नाभिक के पास है इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा नाभिक से तो उसे निकालना आसान। एक तो बच्चा है वो अपनी मम्मी के पास है, उसे आसानी से ले जाओगे, और खेल रहा है उसे उठाना आसान रहेगा। तो इसी प्रकार से जो दूर होगा उसे क्या निकालना क्या रहेगा, हमेशा ही आसान रहता है। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुणधर्मों में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। दूर होने वाले को आसानी से निकाला जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये कुछ धातुओं के गुणधर्म थे। अब आते हैं अधातुओं की बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अधातुओं की बात कर लेते हैं। धात्विक गुणधर्म वैसे हम धातु में ये सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं। अधातु में देखिए क्या कहते हैं, ये विद्युत क्या होते हैं, विद्युत के ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात आबंध बनाने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बारे में इतना ही जानना बहुत है, इस पार्ट में इसके ज़्यादा नहीं आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर हमने क्लास 10th की जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री के 5 चैप्टरों को अच्छे से पूरा कर लिया है। अब आगे वाले चैप्टर में हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। अब तक हमने जो पढ़ा है आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है वो आपको पता होना चाहिए। संयोजकता निकाल करके किस प्रकार से आप तत्व बनाते हैं, किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं पता होना चाहिए। किस आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, मेंडलीव के समय कितने थे, डोबेराइनर के समय कितने तत्व ज्ञात थे, वो सभी आपको पता होना चाहिए। आधुनिक वर्ग, अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व है। कितने हैं, 118 तत्व है। तो अब मैं स्लाइड लगा देता हूँ यहाँ पर, जो आपको नोट्स में लिखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से लिखने हैं, उसके लिए स्लाइड लगा दी गई है। इसको आप लिखिएगा। मैंने अभी जो समझाया है वो सिर्फ समझने के लिए था। इस स्लाइड में आप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार से क्या कुछ है वो हो रहा है। अच्छे से जानकारी वो प्राप्त कर लीजिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। आगे वाली क्लास होगी हमारी क्लास 10th के केमिस्ट्री की अंतिम क्लास, जिसमें आपको बचे हुए अभ्यास प्रश्न मैं कराने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी बहुत भी मदद हुई तो अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।